प्रोफेसर डॉक्टर रवि जे बैठे हैं। हम उनकी जीवन शैली के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। सर आप बताइए अपनी जीवन शैली के बारे में। जीवन शैली में व्हाट डू यू मीन बाय जीवन शैली? थोड़ा बता दीजिएगा, क्या चाहते हैं आप? मेरी क्या इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए? लाइफ के बारे में, आपने जो जर्नी आपकी किस तरह? हाँ, मेरा लाइफ जर्नी बड़ा स्ट्रगल रहा है शुरू में, बचपन में। लेकिन मेरा एक डिटर्मिनेशन था कि वन डे आई हैव टू बिकम ए पर्सन दैट द गवर्नमेंट एज वेल एज द सोसाइटी दे रिगार्ड मी, दे रिस्पेक्ट मी फॉर मैनी थिंग्स। एक तो मैंने एजुकेशन में बड़ा अपना योगदान दिया। मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ और डिफरेंट सब्जेक्ट की। इंटरेस्टिंग ये है कि मेडिको एमडी मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन। उसके अलावा मैं वहाँ नहीं रुका। मैंने कहा यार नॉलेज इज़ द पावर। उसके बाद मुझे मौका मिला, इत्तेफाक हुआ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मैंने एमएससी कर लिया। फिर मुझे मौका मिला नीदरलैंड से, मैंने इसमें डॉक्टरेट कर लिया। और एक नया सब्जेक्ट आया अमेरिका में, देयर वाज ए पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मैंने वो भी किया। मुझे मिस्टर पाई थे इसके सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के, मुझे सोमपाल शास्त्री थे यहाँ, ही वाज ए मेंबर ऑफ प्लानिंग। उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया हुआ था लंच डिनर पे। तो वहाँ ये मिस्टर पाई भी आए हुए थे। कहते हैं मैंने नया सब्जेक्ट लाया है, ये सोमनाथ शास्त्री जी से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा जी, कहने लगा डॉक्टर साहब आप भी इसके स्टूडेंट बन जाओ। मैं कहा जी आई एम ओल्ड मैन। कहता नहीं, देयर इज नो लिमिट फॉर एजुकेशन, गेनिंग एजुकेशन। तो मैं स्टूडेंट बन गया। आई डिड माई एमएससी इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर मुझे मौका मिला उसमें रिसर्च करने का। फिर और बहुत अच्छा मौका मिला, मेरे एक अच्छे मेंटर, मुझे उन्होंने इनकरेज किया कि आप भी इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे इंसाइक्लोपीडिया लिखो। सो आई हैड द ऑनर टू ऑथर इंसाइक्लोपीडिया 17 volumes and almost 6,000 A4 size pages, and that is the longest encyclopedia among all those encyclopedias. Is one of the longest encyclopedia ever authored in the world, and it is available. And the government of Jammu and Kashmir has been very kind to me to encourage me in the way कि जब भी वहाँ 2014 में वहाँ फ्लड आ गया, तो एन वोरा साहब थे उस वक्त गवर्नर वहाँ के, उन्होंने कहा कि ही इज़ द पर्सन, उनको बुलाओ जी, ये ही विल गाइड और इसमें हेल्प करेंगे हमारी। तो लोग सारे कश्मीर से बाहर की तरफ सेफर प्लेसेस पे जा रहे थे, कोई बाहर से। सम पीपल दे लेफ्ट स्टेट एंड दे केम टू बॉम्बे एंड अदर प्लेसेस। तो चूँकि मेरी इससे सारी यूनिवर्सिटी के साथ भी था मेरा सामान, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे वहाँ फ्लड आ गया है जम्मू कश्मीर में, तो हमें स्टेट की हेल्प करनी चाहिए। तो देयर वाज ए क्वेश्चन बाई सम कंजर्वेटिव पर्सन कि हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों हम करें। मैंने कहा इट इज़ इन दी सेक ऑफ द ह्यूमैनिटी, इरिस्पेक्टिव के वहाँ कौन रहते हैं, कौन सा एरिया है, जम्मू है या कश्मीर है, इट्स ए ग्लोबल, इट्स ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल। जो हमारा मिशन यही होना चाहिए कि दी एंटायर वर्ल्ड इज़ ए फैमिली। तो उसी कंटेक्स्ट में फिर मैंने उनको कन्विंस किया। उन्होंने कहा 40 लाख रुपए का इसमें टू एंड फ्रो हमारे आदमी जाएंगे वहाँ, उनको ट्रेन करेंगे, ये करेंगे। तो गवर्नर साहब वॉज वेरी काइंड कि जी आप पैसा तो हम नहीं देंगे लेकिन हमारी हेल्प करिए। तो मेरी स्टेट के लिए कंट्रीब्यूशन ये रही जम्मू कश्मीर के लिए कि मैंने 4 साइंटिस्ट वहाँ से लाए कश्मीर, वहाँ से अमेरिका से, एंड दे कंट्रीब्यूटेड बाई गिविंग देम द ट्रेनिंग। आई वॉज वन ऑफ देम। उनको हमने ट्रेन किया लोगों को कि भूचाल आए तो क्या करना चाहिए, तूफान आए तो क्या करना चाहिए। और हमारे ख़ास तौर पे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड में लोग जो जाते थे यात्री, तो बड़ी कैजुअलिटीज़ होती थी लोगों को। वो उनको इतनी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम इनको कैसे बचाएं। आप देखिए जो तमिलनाडु से जा रहा है या बॉम्बे से कोई आया, ही इज़ नॉट एक्वेंटेड विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कम होती है। अब इनको क्या होता था कि जब वहाँ जाएंगे तो इनका दे वर यूज्ड टू फील ब्रेथलेसनेस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी।
तो उस ज़माने में जिसमें बात कर रहा हूँ 2012-13 में किसी को भी ब्रेथलेस की तकलीफ होती थी, इसको खाली रेप किया, लपेटा किसी ने, या एम्बुलेंस में डाला, या उसमें स्ट्रेचर में डाला, हेलीकॉप्टर से कश्मीर भेज देते थे। वहाँ से अनंतनाग से, पहलगाम से जो 2 रूट थे हमारे, एक तो था बालतल से, एक था दूसरा रूट था वाया अनंतनाग, और ये पहलगाम वाला फर्स्ट स्टेशन चंद्रवाड़ी, वहाँ से जाते थे। तो इन्होंने जब तक वो भेजना, जब तक वो श्रीनगर पहुँचा मेडिकेयर के लिए, स्पेशलाइज्ड मेडिकेयर के लिए, तो पेशेंट जो थे, ये पेशेंट ही शुड हैव डाइड ऑन द वे बाय रीचिंग श्रीनगर और रीचिंग अनंतनाग, जो हमारा हॉस्पिटल था। तो उसके लिए मुझे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन दे दी हमारे चेयरमैन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को, ये इंश्योर करो कि देयर शुड बी ऑलमोस्ट नो कैजुअलिटी ऑफ दिस टाइप, कि जिसमें ये हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होगी या हाई अल्टीट्यूड में जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं हेल्थ की, कैसे ठीक किया जाए। तो उसका मेरा ये सुझाव था, जो हमारे 4 लोग आए, मैंने भी उसमें योगदान दिया। नतीजा ये हुआ कि 2014 के बाद कैजुअलिटीज केम टू ऑलमोस्ट ओनली 5%, 2%, 1%। हमने इसको ये कंट्रोल, दिस वाज माय कंट्रीब्यूशन, जो मेरी नारी का ये फ़ायदा हुआ। अदरवाइज मैं एमपी में ही रहता, आगे नहीं बढ़ता। मैंने इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इंसाइक्लोपीडिया लिखा है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में मेरा एक इंसाइक्लोपीडिया है। दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट इंसाइक्लोपीडिया है, विच वाज रिलीज्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय देन एचआरडी मिनिस्टर। उन्होंने वो रिलीज़ किया था ऑन 13 मार्च 2018 में। और नतीजा ये हुआ कि ये जो इंसाइक्लोपीडिया 13 मार्च 2018 को रिलीज़ हुआ, उसके बाद देर वाज ए पॉसिबिलिटी कि वहाँ फ्लड आने वाला है। 7 जुलाई को ऑनरेबल देन गवर्नर एन वोरा साहब ने इनको, हमारे यहाँ रेजिडेंट कमिश्नर हैं, इनको कहा कि आप उनको, ये दिल्ली में हैं, तो आप उनको फ़ौरन उनकी हेल्प लीजिएगा, उनको बताइए कि यहाँ फ्लड आने वाला है, तो इमीडिएटली वो फ्लड करें। मुझे उसने कंटेक्ट किया, उसको तो रेजिडेंट कमिश्नर है, मैंने कहा कि आई नीड एटलीस्ट 1 डे, मेरे क्लॉथिंग है, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, इसको मैंने पैक वैक करना है, तो कल जा सकता हूँ। कहना नहीं सर, मुझे गवर्नर साहब की इंस्ट्रक्शन थी कि वो बड़े टेस्ट वाले आदमी हैं, उनके लिए तो सूट उसमें टैची में तैयार करके रखो, और साथ में ही उनकी टिकट रखो, तो इनको इमीडिएटली। तो नतीजा ये हुआ कि 7 जुलाई को ऑलमोस्ट जेल वाज ओवरफ्लोइंग फ्लड की वजह से। क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई अच्छा प्रपोजल दिया जाता है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात है या कहीं भी है, उसको बड़ा लाइटली लिया जाता है, क्योंकि फ्री दे रहे हैं, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे। नतीजा ये कि उसकी वैल्यू नहीं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो इमीडिएटली मुझे कहा गया कि गो टू द एरिया, यहाँ से फ्लड आ रहा है। संगम एक जगह है, यहाँ दरिया जो है झेलम, वहाँ से आके और छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज जो है पानी की, वो उसमें मिलती हैं आगे, तो मुझे बहुत बड़ा दरिया बनता है। वहाँ देखा कि ये पानी ओवरफ्लो हो रहा, तो मुझे कहना कि इमीडिएटली क्या करना चाहिए। सो आई गेव देम ए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि जितने भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट के ट्रक्स हैं जो खड़े हैं ऐसे ही, उसमें सीमेंट की बोरियाँ भर के, और ये दरिया के दोनों किनारों पे होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल एट दी हेल्म ऑफ अफेयर, चीफ सेक्रेटरी या जो भी वहाँ थे, उनको ये चाहिए था कि फ्लड आने से पहले ही दरिया के बीच में ड्रेजिंग कर लेते, ताकि उसकी जो अंदर वाली जो सिल्ट है वो दोनों किनारों पे, भाई ये जो हमारे जो क्ले साफ करने वाले हैं, ड्रेजिंग वाले हमारे जो मैनुअल मशीनरी है, उसको लगा के दोनों साइडों पे, एक तो उनके जो किनारे थे वो ऊंचे होते हैं, और दूसरा ये है कि पानी का फ्लो क्लियर होता है। जब इसमें मिट्टी भरती गई तो इसमें स्पेस पानी को कैरी करने की कम होगी। तो नतीजा ये हुआ कि देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लड्स। और मैं बताऊं, मैंने 2018 का सजेशन दिया हुआ है, और आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दुख की बात यह है कि अगर कोई अच्छा प्रपोजल दिया जाता है, इट इज़ दी इन दी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी,
तो गवर्नमेंट को इसके लिए फंड्स रेज करने चाहिए, इसकी जो ड्रेनिंग करनी चाहिए थी, इनकी मास प्लांटेशन होनी चाहिए थी किनारे किनारे दरिया के किनारे, ताकि वो जो साइल इरोजन है, जो फ्लड की वजह से मिट्टी कटती जाती है, किनारे कटते जाते हैं, अगर उसमें बड़े बड़े किनारे थे, एक ज़माना था कि जेलम के किनारे में बड़े बड़े चिनार के पेड़ थे और उसकी गिर्स भी कितनी 50 फीट के करीब उनकी गिर्स। और इन्होंने क्या किया, हमारी बदकिस्मती ये है, द पीपल एट द हेड ऑफ अफेयर्स दे डिडंट अंडरस्टूड कि इनकी हमीज क्या है, ये क्यों लगाए गए, ये महाराजा के वक्त में लगाए गए। नतीजा ये फ्लड आते नहीं थे, जब कभी फ्लड आता भी तो नुकसान ही होता था। तो 2014 के फ्लड ने ऐसा अलर्ट कर दिया, लोगों को डर पैदा कर दिया, और लोगों ने अल्टीमेटली क्या किया कि जो लो लाइंग एरिया से वहाँ से टोटली शिफ्ट कर दे, दे स्कैटर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब जो जितना नुकसान हुआ है उसका, वो आज तक उस नुकसान को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनको कंपनसेट नहीं कर पाई। नतीजा ये हुआ, हमारी स्टेट की इकानमी उस वजह से बड़ी डिस्टर्ब हुई, लोगों का रोजगार खत्म हुआ। अब मैं आता हूँ इस पे कि हमें ग्लोबल पीस के लिए, जिसमें पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कश्मीर में भी रहे और दूसरे एरियो में भी रहे, हिंदुस्तान में भी रहनी चाहिए, और किसी भी कंट्री का, किसी भी मुल्क का, किसी भी एरिया का, किसी भी प्रोविंस का डेवलपमेंट डिपेंड करती है कि वेदर देयर इज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द एरिया। अब मैं, चूँकि मैं JNK से हूँ, और उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो अनरेस्ट ये शुरू हुआ 1986 से, रीज़न थे जो मैंने आज तक उसको अंडरस्टैंड किया है, और फैक्ट भी यही है, फैक्ट्स रिमेन दैट देयर वाज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नॉट ओनली दैट, बच्चों को, जो यंग एजुकेटेड लोग थे, उनको इग्नोर किया गया, उनसे नहीं पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आज की प्रेजेंट JNK स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, चाहे वो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, चाहे हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, सबकी मंशा ये कभी नहीं रहेगी कि भाई हमारा यहाँ नुकसान हो, यहाँ लोग मिलिटेंसी की तरफ जाएं या एक्सट्रीमिस्ट हो जाएं। इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, आज भी ज़रूरत है। 30 साल हो गए आज तक, नाइदर द सेंटर नॉर द स्टेट वाज एबल टू कंट्रोल अनरेस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। हमें उन इश्यूज को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए था क्या वजह है। अब मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। आपकी ज़मीन है, मैंने उस ज़मीन पे, गवर्नमेंट है, बाकी प्राइवेट बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विच आर हाईली कंडेमेबल एंड इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट कि गवर्नमेंट ने जानबूझ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनएडवर्टेंटली, गलती से या किसी वजह से, आगे पीछे गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन इतनी सारी ज़मीन है यहाँ, मैं उसको, गवर्नमेंट ने वहाँ ट्रैक्टराइज किया और इस ज़मीन को भी उन्होंने ट्रैक्टराइज कर दिया, वहाँ प्लाट बना लिए, उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, बट विदाउट एनी ऑर्डर्स ऑफ आइदर द गवर्नमेंट और ऑफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मैंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया गवर्नमेंट ने। जो मालिक हैं, जैसे आप मालिक हैं, मान लो ये ज़मीन आपकी थी, आपने ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट किया कि जनाब मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन जो मेरी है, मेरी यही रोज़ी रोटी है, तो ये या तो खाली की जाए या मुझे इसके कंपनसेशन दे दो। इन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑनरेबल दैट टाइम मिनिस्टर प्यारेलाल हंडू वाज द मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू रिहैबिलिटेशन। ही वाज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, knowledgeable person and the man knowing law। उसने कहा ये बेइंसाफी हुई है, इससे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दी टू द पीपल। दोज वर DC साहब ने क्या किया, प्रपोजल दे दिया जी कि या ये जो ज़मीन है इसके बदले में हम दूसरी ज़मीन दे देते हैं।
गवर्नमेंट की है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट की है, हम इसकी जगह वो दे देते हैं। प्रपोजल वाज सेंट टू द कैबिनेट, कैबिनेट ने ऑर्डर कर दिया कि जमीन चूँकि हमारे पास इतने फंड नहीं है कि इसके हम कंपनसेशन दे सको, दैट रैन इनटू करोड्स, क्योंकि बहुत बड़ा चंक था। इट वाज 134.15 कनाल ऑफ लैंड, यानी कि 135 कनाल मोटा मोटा। अल्टीमेटली दिस केस वेंट टू द ऑनरेबल कैबिनेट, जिसमें सारे मिनिस्टर बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर बैठा है। डिसाइड किया गया कि क्या हम इनको कंपनसेशन दे सकते हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये कब्जा कर लिया था। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए कहा जनाब हमारे पास फंड नहीं है इनको देने के लिए। तो वो उन्होंने कहा नहीं फंड है तो उनकी ज़मीन को खाली करो। एंड दी ऑर्डर्स वर इशूड नॉट लेस एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बट द चीफ सेक्रेटरी बीइंग द सेक्रेटरी टू द कैबिनेट। तो ये उस वक्त ऑर्डर हुआ ऑन 22 सितंबर 1985। कैबिनेट ऑर्डर हुआ जी कि ये ज़मीन खाली करके इनके मालूम दे दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कितना टाइम ट्रेवल हो गया। 22 सितंबर 1985 का ऑर्डर कैबिनेट का आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कितने साल हो गए। अब ये बताइए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यंग आदमी हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, आप खेती नहीं कर सकते, पढ़े लिखे हैं, यू हैव द नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर, आपकी ज़मीन मैंने छीन ली, काम आपको भी दिए नहीं, तो आप क्या करेंगे। मुझे इस बात पर मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ क्या करेंगे। अल्टीमेटली आपने रिप्रेजेंट किया चीफ मिनिस्टर को कि जनाब 2 साल हो गए, 1988 आ गया, 95 से 3 साल हो गए, ना ज़मीन दी ना मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त ऑर्डर किया, आई अप्रिशिएट द जेंटलमैन एंड आई सैल्यूट दिस जेंटलमैन, ही इज़ अ मैन विद अ सेंस, विद अ अंडरस्टैंडिंग। उसने क्या किया, उसने ऑर्डर किया कि भाई दिस केस शुड बी सीन विद अ व्यू टू सेटल द इशू, इस मसले को ख़त्म करना चाहिए। तो लिहाजा या तो इनको ज़मीन खाली करके दे दो, नहीं दे सकते तो इनको दूसरी अल्टरनेट ज़मीन दे दो। ये ऑर्डर किया फारूक साहब ने 9 जुलाई 1988 88 में। उसके बाद डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए था, जो ऑनरेबल मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, उन्होंने भी ऑर्डर किया भाई हाँ ठीक है उनको दे दो, अल्टरनेट ज़मीन दे दो। लो जी, फिर अल्टीमेटली फिर आपने तीसरी रिप्रेजेंटेशन दे दी 9 जनवरी, आज 9 ही है मेरे ख्याल में, आज 8 है ना, बस 9 जनवरी 1988 में, 1990 में, 9 जनवरी 1990 में ये ऑर्डर किया गया। और जिसमें कैबिनेट बैठी, चीफ मिनिस्टर बैठा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बैठा है, एग्रीकल्चर का कमिश्नर बैठा है और डायरेक्टर साहब बैठे हैं। और मुझे कहने लगे फारूक साहब, आई सैल्यूट हिम, कि भाई आप भी आओ, मैं फैसला करता हूँ, आपको एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करो, अगर आपको नहीं पसंद तो आप कहो नहीं मुझे ये प्रपोजल पसंद नहीं है। डायरेक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, या तो ज़मीन खाली करो। कहता नहीं जी इसमें इसलिए खाली नहीं करेंगे, बड़ी फर्टाइल ज़मीन है, क्लास फर्स्ट है, पानी है, इरीगेशन है, और दूसरा वहाँ गेस्ट हाउस इन्होंने बनाया हुआ है, हमने गेस्ट हाउस बनाया हुआ थोड़ा 10-20 कमरों को गेस्ट हाउस, ताकि वहाँ पानी के बोर किए हुए थे पानी देने के लिए अपने खेतों को। तो ये मैंने कहा भाई बताइए कमिश्नर साहब, चूँकि आप डायरेक्टर के बॉस हैं, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, तो क्या कहना चाहते हैं। कहना नहीं जनाब ये उन्होंने प्रपोजल लाया है डायरेक्टर ने। देन डायरेक्टर ही ब्रॉट ए प्रपोजल कि जनाब ये ज़मीन इनकी 135 कनाल है, हम इनको छोटा सा हमारा नॉन फंक्शनल फार्म है, कोटली मियाँ फतेह वाला फार्म, वो आप जानते हैं उसको, ये हम दे देते हैं। अच्छा, सवाल भी खुद और जवाब भी खुद। डायरेक्टर कहता जनाब ये है 120 कनाल, इनकी 135 कनाल ये तो लेंगे नहीं। फारूक साहब ने उसको डांटा, तो तुम कैसे ये कहते हो नहीं लेंगे, उनको बुलाते हैं, आइए डॉक्टर साहब ये एक आपकी 135 कनाल इन्होंने जगह ली है, 134 कनाल 17 बन है, क्या आप 120 कनाल लेने के लिए तैयार हैं। मैं कहा जी फारूक साहब आई सैल्यूट यू, कम से कम को मसले का हल तो निकाला।
कहता है ये कमिश्नर साहब बैठे हैं, ये कहते हैं हाँ जी हम देने के लिए तैयार है। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कहता है ये 120 कनाल हम दे सकते हैं 135 के अगेंस्ट 15 कनाल कम। 15 कनाल का मतलब हो गया कि मल्टीप्लाई बाई 5400 सम स्क्वायर फीट सॉरी, ठीक। मैंने कहा जनाब ये कहते हैं 120 कनाल, मैं 5 कनाल और कम देने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये 5 कनाल इनकी कब्र के लिए भी रहना चाहिए। कल को ये चले जाएं तो इनको कहाँ दफनाना है, तो इनको उसी में दफनाएंगे। मैं 115 कनाल के लिए तैयार हूँ। अब ये फंस गए कि हमारा प्रपोजल फेल हो गया। उस दिन से लेके दिस ऑर्डर वर इशूड ऑन 9th of January 1990। बड़ा इंटरेस्टिंग मैं कह रहा हूँ। अब इसी कंटेक्स्ट में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमें, क्योंकि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल पीस फाउंडेशन, इंडिया, हमारा यही इरादा है कि हमें ग्लोबल इज ए फैमिली, इसमें पीस होना चाहिए, ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। और ये भी फैक्ट है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में शांति रखनी है, भाईचारा रखना है, उसके लिए क्या होना चाहिए, पीस। डेवलपमेंट तभी होगी जब पीस होगा। वहाँ वार चल रही है, आप खेती करेंगे नहीं करेंगे, आप कोई फैक्ट्री में काम करेंगे नहीं करेंगे, फैक्ट्री चलाएंगे नहीं चलाएंगे, कोई बिजनेस हो सकता है। दैट इज ए फंडामेंटल इशू। यहाँ पीस नहीं होगा वहाँ कुछ नहीं हो सकता। जो आज भी आप देख रहे हैं कि जो बिग बॉस है हमारे पूरे वर्ल्ड का, क्लेम टू बी बिग बॉस, वो ज़बरदस्ती आपके घर घुसता है, वो घुस के आपके, इसको हम कहेंगे प्रेसिडेंट को, मान लें लाइक योर फादर, आपके फादर को ले आता है, कहता है जनाब ये जो आपका मकान है ये मेरा हो गया। अगर यही हम फॉलो करेंगे तो पीस हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबल है। अब जिस बंदे को हमारे जो मालिक हैं उसमें बदकिस्मती से मैं भी एक उसका 50% मालिक हूँ उस ज़मीन का। मेरी मदर शी डाइड, माई फादर डाइड, माई वाइफ डाइड, वेटिंग कि हाँ भाई उसका वो बच्चों को रोज़गार के लिए हम खेती बाड़ी करेंगे, हम ऐसे प्लांट लगाएंगे जो पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान आज की डेट में 25,000 करोड़ के वेजिटेबल बाहर से इम्पोर्ट करता है, और उसकी टेक्नोलॉजी मैंने इंडिया में डेवलप की है। वो मेरे पास अगर ज़मीन होती तो मैं लगाता, और गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट जो हम पैसा खर्चते हैं वो बचता। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या गवर्नर, क्या चीफ मिनिस्टर, सबने लेटर लिखे, लेटर में 2-2 साल, 4-4 साल, एक चिट्ठी लिखी, 4 साल के बाद फिर एक रिमाइंडर, प्लीज़ कंसिडर फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है भाई, अब ऑर्डर्स हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए मजबूरन मेरी मदर को कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने फैसला किया जी कि अच्छा इन्होंने फाइलें चोरी करके, रेवेन्यू रिकॉर्ड को टेम्पर करके ये कहा जाना कि इनकी ज़मीन नहीं है, फलाने की ज़मीन है। मेरे पास वो भी लेटर है जिसमें ये कहते हैं कि जनाब इनकी ज़मीन है, हम खाली नहीं करेंगे, बड़ी फर्टाइल है, इसको हम दूसरी ज़मीन दे देंगे। एक तरफा वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते नहीं जनाब इनकी ज़मीन ही है, फलाने आदमी की, मेरा दोस्त है उसकी ज़मीन है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स हाई कोर्ट में प्रेजेंट करके, और देखिए 6 हैं, चीफ सेक्रेटरी, वहाँ का रेवेन्यू सेक्रेटरी, वहाँ का सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डीसी जम्मू, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, और ये डायरेक्टर एग्रीकल्चर। 6 आदमियों में से सिर्फ एक आदमी कहता है जनाब इनकी ज़मीन नहीं है, बाकियों ने कहा ही नहीं। और ये क्या करता है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि दीज आर आल्सो वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर अनरेस्ट इन कश्मीर। अब देखिए आई वॉज ए यंग मैन दैट टाइम, जब हमने फॉलो शुरू किया, आज ज़मीन खाल होगी, हमने उसका जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको मैं लगाऊंगा, लोगों को फ़ायदा होगा, रोज़गार मिलेगा। 135 कनाल जगह का मतलब हो गया कि मैं कम से कम 100 आदमी को एम्प्लॉय कर सकता था। और उस वक्त मेरी एज थी 30 ईयर्स, आज मेरी एज है 79 ईयर्स। कितने साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब मैं गवर्नमेंट से, सेंटर से भी और स्टेट से भी, ये पीपल एट द होम अफेयर से ये पूछता हूँ, अगर मेरे जैसा आदमी आज ये मजबूर हो, आपने कर दिया कि यू टेक गन इन हैंड एंड टू किल द पीपल दोज हु हैव बीन सिटिंग ऑन दीज फाइल्स, और टेम्पर करते हैं फाइलों को, रिकॉर्ड को चोरी कर दिया, ये कर दिया, और वहाँ कोर्ट में कह दिया जनाब इनकी ज़मीन है, दूसरे की ज़मीन है। सिर्फ एक आदमी कह रहे हैं, सारे नहीं कह रहे,
चीफ सेक्रेटरी कहता है इनकी ज़मीन, वो कहते हैं नहीं जनाब ये नहीं देंगे, वो देंगे परमिशन के लेटर्स, डायरेक्टर के लेटर। आज वो कहते हैं नहीं जनाब इनकी ज़मीन नहीं है, ये किसी और की ज़मीन है। कोर्ट को बेवकूफ़ बना दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस को मिसगाइड किया और वहाँ से ऑर्डर ले लिया जनाब ये रिट इज़ डिसमिस्ड एंड रिट तो डिसमिस होगी। मैंने कहा लॉर्डशिप जो आपने फैसला किया इट्स एट माई हेड। माई रिक्वेस्ट इज इफ in the equity of natural justice, if it is found by documentary evidence that my ancestors, they were the owners of the land as per the revenue record, then the respondents are directed to give me the land. अगर हम documentary evidence आपकी ज़मीन है, आपके revenue records हैं, ये बदमाशी आगे क्या करता है वो डायरेक्टर चीफ सेक्रेटरी को पैसे देता है, रिश्वत देता है, उससे कहता है कि जनाब हमने गवर्नमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया, ये इनकी ज़मीन ही नहीं है। कितने सालों के बाद 36 ईयर्स के बाद एक एफिडेविट देता है कोर्ट में, जनाब इनकी ज़मीन नहीं है, फलाने की कस्टोडियन की ज़मीन है। कौन कह रहा है? एक आदमी, सारे नहीं कह रहे। उन्होंने एफिडेविट जो दिया ऑब्जेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्ड नंबर 1 2 3 4 5 6, कोर्ट कहती है भले मानस तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी है ये कहने के लिए जी जनाब ये इनकी ज़मीन नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स जो 6 दूसरे हैं उनके बिहाफ पे भी आपने एफिडेविट दे दिया कि आपके पास अथॉरिटी थी? कहता नो। उन्होंने ऑनरेबल सिंगल जज ने मिस्टर बिलाल नाज़की थे, ग्रेट मैन एंड वेरी मैन विद ए नॉलेज, और वो समझा उसने भाई इनसे बेइंसाफ़ी हुई है, उसने ऑर्डर किया कि इन दिस केस ही हैज़ टू बी टेकन टू टास्क, मिस्टर डायरेक्टर हैज़ टू बी टेकन टू टास्क, he could have not filed affidavit on behalf of others without their consent or without their permission, and there is no such permission available on the record. देखिए कितनी बात। फिर उसने कहा जी he has to be explained, और उस मसला मतलब ये था इंडियन कि उस he has to be arrested for misguiding the honorable। तो क्या इन हालत में जो आदमी सफ़र कर रहा है कब से, जिस दिन आपने गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब इनकी ज़मीन है खाली करके इनको दे दो, ये बात है 1985 की, आज केस में आ गया 2026, कितने साल हो गए? 41 ईयर्स। तो 41 ईयर्स को हमने टॉर्चर किया, मेंटल टॉर्चर, भूखा रखा, हमें स्टार्व किया, तो मुझे क्या बनना चाहिए? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज माई क्वेश्चन टू द पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं? उनको मैं रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, या तो वो डस्टबिन में डाल देते हैं या नीचे कुछ एक्शन नहीं हो रहा। और फिर ये आज क्या हो गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट कर दिया अभी पिछले थोड़े दिन पहले, चीफ सेक्रेटरी इज़ ए नाइस पर्सन, इज़ ए वंडरफुल पर्सन। उसने वो कहा जी कि ये ऑलरेडी कैबिनेट का ऑर्डर हुआ है 1985 में, आज तक उसमें आपने क्या एक्शन लिया? और ये लेटर उसने ऑर्डर इसको किया है कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ही इज़ आल्सो नाइस मैन। लेकिन जो नीचे का जो हायरार्की है वो कहते हैं जनाब ये 135 कनाल जगह है, अब हमें 50% दे दो, हम भी एक फार्म बनाएंगे, आप भी बना लो। तो इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? वेदर डू यू थिंक इन टाइप, ये एक मसला है ना, यहाँ ऐसे कुछ 1000 मसले हैं, मैं बता सकता हूँ ऐसे 1000 मसले लोगों के हैं जिसमें उनसे तो बेइंसाफियाँ हो रही हैं। तो नॉट शल देयर इज ए ह्यूमन राइट्स वायलेशन, नंबर 1, देयर इज अ वायलेशन ऑफ द नेचुरल लॉ जो अप्लाई यहाँ उन्होंने ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया, और कब ऑर्डर किया है? 9 दिसंबर 1905, 9 दिसंबर 2005। इस ऑर्डर के बावजूद भी आज 26 साल हो गए और पेपर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये नहीं कहते कि आपको कुछ देंगे, हाँ ये कंसिडर कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस। अरे भाई 25 साल अंडर प्रोसेस, किस दुनिया में रह रहे हैं? वेदर इज दिस दी पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आर कॉम्पिटेंट है ना? क्या कॉम्पिटेंट है? इसको कॉम्पिटेंसी बोलती हैं। अगर मैं हूँ ना एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनको सब फॉर डिसमिस फ्रॉम सर्विसेज, ये उन्होंने 420 की है और हमारी कौम के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, और इससे हमारा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब। और मैंने अब मैं यही बता रहा हूँ इस फोरम में कि वी मस्ट ऑब्जर्व पेशेंस, लेकिन पेशेंट की कोई हद होनी चाहिए ना, लिमिट। 1 साल 2 साल 5 साल 50, कितने साल? 41 ईयर्स।
और ये केस एक नहीं है, बड़े हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ऐसे ही केस हैं। और लोग इसी वजह से मिलिटेंसी की तरफ गए, उनके साथ बेइंसाफियाँ हुई। जो पीपल थे एट दी हेल्म अफेयर, क्या पुलिस वाले, क्या दूसरे, क्या तीसरे, उन्होंने इनको टॉर्चर किया। और अल्टीमेटली आप किसी बॉल को जितने जोर से नीचे फेंकोगे उतने जोर से उछलेगा। देर जब वही लॉ है न्यूटन का, देर इज इक्वल एक्शन रिएक्शन इक्वल एक्शन। अगर आपने उसको दबाया है वो एकदम उठेगा। अब इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अलावा हर कंट्री में पीस, शांति होनी चाहिए, जो हमारा मिशन भी है तो होना भी चाहिए, अदरवाइज डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगी। और देखिए, एक दरख्त को आपने काट दिया या आपने कोई बीज लगाया है, मैं कहता हूँ जी मैं बॉस हूँ जी, मैं एक क्रूअल आदमी हूँ, मैं जालिम आदमी हूँ, वो मजलूम में मैंने उसको बीज को सारे को खत्म कर सकता हूँ? क्या बीज, किसी चीज का बीज खत्म हो सकता है? तो ये चीजें रिपीट ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट शुड वेक अप फ्रॉम द डीप प्लंडर। वो सो रहे हैं बड़े आराम से सो रहे हैं, चलता रहेगा। पुलिस हमारे गार्ड कर रही है। हमारे यहाँ बजाय इसके बावजूद कि वहाँ कितनी मिलिट्री है, कितनी पुलिस है, कितनी आर्मी है, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बावजूद ये हालत आए। आप सुनते हैं पेपरों में भी आता है, जनाब वहाँ इनकाउंटर चल रहा है, जनाब वहाँ से मिलिटेंट आ गए। अरे भाई, सारे मिलिटेंट पाकिस्तान से नहीं आए, यहाँ लोकल भी हैं। लेकिन लोकल को हम कैसे ठीक करें? हमें उनको रोजगार देना चाहिए, उनके जो मुश्किलात हैं उसको हल करना चाहिए। ये नहीं है कि 20 साल 50 साल हम चिट्ठियाँ लिखते रहेंगे। चिट्ठियाँ लिखने का मतलब हो गया दे आर इनकम्पिटेंट एंड दे शुड बी पनिश्ड, दे शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विसेज। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर को मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जो हमारे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि पुलिस इज फॉर द हेल्प ऑफ द पीपल। और ये एक सर्कुलर निकाल दें कि जिस SHO के एरिया में जो उसकी बीट है, पर्टिकुलर एरिया उसको दिया गया है, उसके एरिया में अगर कोई क्राइम होता है और उसके अलावा जो उसका बॉस है, डिस्ट्रिक्ट में हर ये बीट्स डिफरेंट है, डिफरेंट विलेजेस हैं, उसमें SHOs हैं, उसके ऊपर आगे उनका SDPO साहब। हाँ, और उसके बाद क्या है फाइनली जो SSP है, they should be dismissed from services if any crime or any injustice matter to the common man. This is my message to them, both of them, and also to the Honorable Lieutenant Governor of Jammu Kashmir. कहीं बेइंसाफी हो रही है कि बजाय उसके मरने के बाद या जो मिलिटेंट मार देते हैं उसके बाद जाके अफसोस किया और वहाँ चाय पी और आगे, उससे क्या होने वाला है? मसले हल नहीं होंगे। क्राइम हो क्यों, मेरा तो सवाल ये है। ये पुलिस किस लिए, ये बाकी इतने लोग कितने लिए रखे हुए हैं, और उसके होने के बावजूद भी मशरूमी होती है। 2-4 लोग आते हैं ठाठा किया, निकल कोई है और आज तक पकड़े नहीं जाते। थैंक यू। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, कि गवर्नमेंट कहती है हम 4 साल अगर खेती बाड़ी नहीं करें तो हम भूखे नहीं मरेंगे, ये बात कहाँ तक सही है? भाई सुनिए, हमें क्या है, जो हमारे यूथ है उनको बुलाओ यार, आपको क्या आपकी प्रॉब्लमें हैं। हमें चाहिए एक सेमिनार हर हफ्ते, हर 15 दिन या महीने के बाद, 6 महीने के बाद कॉलेज के बच्चों को बुलाओ, यंग आदमियों को, बेटा आपका फ्यूचर आप कैसे समझे कि बेटर हो सकता है, आपको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हमने जी वो बड़ा जी वो बना दिया जनाब, इनोवेशन सेंटर बना दिए, हमने इंक्यूबेटर बना दिए, हमें जी उसमें नई रिसर्च कर रहे हैं। अरे भाई रिसर्च है तो आप 100 करो, लेकिन प्रैक्टिकली कितने काम कर रही है रिसर्च आपकी। मैंने आज इनको बताया था कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू डेवलप अ ड्रग फॉर द ब्रेन ट्यूमर फ्रॉम ए लोकल प्लांट इन जम्मू कश्मीर। आज तक क्यों नहीं कंसिडर करते जी? वहाँ का जो डायरेक्टर बैठा हुआ करोड़ों रुपये का उसको बजट जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, उसको मैंने प्रपोजल दिया। मैंने अपने से 40-50 लाख रुपये खर्च किया है और मैं 70-80% तक पहुँच गया हूँ। मेरे साथ आप कोलैबोरेट करिए, मेरा आइडिया ले लीजिएगा, मैं आपको ये करता हूँ, लेट इट बी ए जॉइंट वेंचर। और आज तक दुनिया में ऐसी कोई ड्रग नहीं बनी हुई या है भी तो काम नहीं करती कि किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है उसको एक कैप्सूल देते हैं, 2 कैप्सूल 3 कैप्सूल डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ
और आदमी ठीक हो जाएगा, बजाय कि हम उसको ऑपरेट करें। ऑपरेट एंड ए ट्यूमर इन द ब्रेन, इसका ऑपरेशन जो है इट्स ए सक्सेस टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली 20-30%। मान लो काट भी लिया, कर भी दिया, उससे क्या होता है माइक्रोवेव जो नजर भी बड़ी मुश्किल से आती है, दूर पिन से नजर आती है, बाल ये हमारे जो हेयर्स है ना उसमें भी पतली वेन्स होती हैं ब्रेन में, अगर वो कट गई, अब देखिए ऑपरेशन कर रहा है वो, दी डॉक्टर इज विद फुल अटेंशन कि भाई इसको ठीक करना है, लेकिन कट गई तो वो क्या करेगा, उसको माइक्रोवेव को जोड़ना भी तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा, नीचे वाला पार्ट या आपके बॉडी का ऊपर वाला पार्ट डिफंक्ट हो गया, पैरालाइज। आपको पता नहीं पेशाब निकल रहा है, आपको पता नहीं टॉयलेट आ रही है, आपको पता नहीं मुझे भूख लगी है, मैंने अपना हाथ उठा के हाथ से खाना खाना है, आई एम नॉट वर्किंग, इन छोटे काम नहीं करेंगे। है जी, आलू छोटे हैं जी, 1 किलो आलू जो है ये 20 रुपये का बिक रहा है, आपने देखा है? मैंने जनाब एक आलू छोटा था इतना बड़ा, मैंने इतना बड़ा आलू बना दिया, अरे भाई उसमें इकोनॉमी क्या फायदा हुआ, ये हम सोचें। हिंदुस्तान में एक पर्टिकुलर वेजिटेबल यहाँ आती है 20-25 हज़ार करोड़ रुपए की, यहाँ खपत है, हमने उसको नहीं उगाया, अगर हम उगाएं तो हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो हम वहाँ देते हैं हो सकती है। यूपी इज़ द राइट प्लेस, पंजाब इज़ द राइट प्लेस, मध्य प्रदेश और ये सारे हमारे उत्तराखंड, हिमाचल, JNK में उगा सकते हैं, लेकिन ये किसी का होना चाहिए ना विजन। अच्छा, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है, देखिए आई एम रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू कंसिडर ऑन दीज इश्यूज। कौन से इशू मैं बता रहा हूँ, देखिए मैंने एक चीज़ डेवलप की है, जितने भी यहाँ हिंदुस्तान में ध्यान देने वाली बात है, हिंदुस्तान में जितने भी हमारे थर्मल प्लांट्स हैं जिसमें हम कोला बर्न करते हैं, कोला बनने के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इट इज़ अ हाईली प्राइस्ड, 8 रुपये 10 रुपये पर यूनिट हमें खर्चा पड़ता है इसमें, एक यूनिट तैयार करने में, और ये पोल्यूशन पैदा करती है क्योंकि कोला हम बर्न कर रहे हैं। एक तो हमारे प्रॉब्लम आ गई पोल्यूशन, दूसरा ये है कि कॉस्ट एनर्जी जो हम पावर हम वहाँ से पैदा करते हैं हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। मैंने इनको सुझाव भी दिया था और मैं कहा भी कि भाई जम्मू कश्मीर में एक हमारे यहाँ ऐसी चीज़ अवेलेबल है जिसको बोलते हैं मथेन कैलेथरेट। मथेन कैलेथरेट, मथेन कैलेथरेट, अब देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये थर्मल प्लांट्स हैं उसमें हम कोला भरते हैं, मान लो 10 ट्रक हमने कोला भर दिया उसमें, जब 10 ट्रक कोला जलाएंगे उसमें कम से कम 1 ट्रक उसकी राख तो निकलेगी, मिट्टी उसको क्या बोलते हैं, कार्बन जो वेस्ट है, कार्बन वेस्ट, कार्बन। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जब इतना कार्बन इकट्ठा हो गया तब तक हम कोला उसमें नहीं डाल सकते जब उसको शट डाउन ना करें, ये एक जो ट्रक लोड ये बाहर निकालें, फिर 10 ट्रक लोड उसमें लोड करें, फिर हमारा थर्मल प्लांट चलेगा। एक तो ये प्रॉब्लम है, उस दिन उस पीरियड में हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, दूसरा कॉस्ट, तीसरा पोल्यूशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसका हल ये है, प्लांट जैसे हैं वैसे रहने दो, यहाँ कोला भरते हैं वहाँ 1 फुट बाई 1 फुट का मैं पीस देता हूँ मथेन कैलेथरेट का, जो कश्मीर में जम्मू में, जम्मू नहीं बड़े हाई आल्टीट्यूड्स पे अवेलेबल है, और मुझे पता है कहाँ अवेलेबल है। गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, मेरी गाइडेंस लेनी चाहिए, मेरी हेल्प ले, लेटर बी आई मेड इज एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, आई एम फुली नॉलेजेबल पर्सन। मैंने कितनी चीज़ें ऐसे इनोवेट की हैं, मैंने सब्जी का आपको बता दिया वेजिटेबल, इसी तरीके से इसमें आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में अभी एनर्जी की डिमांड बढ़ती जाएगी, अगर हमने वो 1 फुट बाई 1 फुट का पीस उसमें ढक दिया, वो जलता रहेगा 6 महीने। अच्छा, फिर उसके बाद रेजिड्यू क्या है, 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी पानी। अच्छा, ये 2 चीज़ें होगी, तो पोल्यूशन से बचे, एक वेस्ट कोई नहीं आया, हमें इसको शट डाउन नहीं करना पड़ा, और तीसरा सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी शैल बी ₹50 और 1 रुपये। तो मैं ये आपसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK से और बाकी गवर्नर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ चीज़ प्लेट में डाल के दे रहे हैं तो भाई खाने की हिम्मत तो करो, आप उसका हाथ भी नहीं हिलाएंगे तो खिलाएगा कौन आपको। मैं आपको प्लेट में दे रहा हूँ कि दिस इज फॉर माई नेशन, फॉर माई यंग पीपल, लेट द यंग पीपल आर इन्वाइटेड
एंड दे शुड आस्क, बताओ भाई बेटा आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। और हमारे नॉट ओनली इन इंडिया, इट शुड बी ए ग्लोबल टारगेट, द यूथ इज गिवन प्रॉपर लेजिटिमेट एम्प्लॉयमेंट, अदरवाइज वो ड्रग बेचेंगे, उससे पैसा इकट्ठा करेंगे, क्राइम बढ़ेगा, और लोग गलत, जो यंग हमारी जनरेशन है यही हमारा उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी है, यही हमारी विरासत है। अगर यंग लोगों को हमने नहीं ध्यान दिया तो आने वाले वक्तों में इट शैल बी अनदर डिजास्टर। थैंक यू वेरी मच। और आने वाले टाइम पे आप पता एक मीटिंग और करेंगे और एक पॉडकास्ट और करना चाहेंगे। मैं कैसा लगा? बहुत अच्छा है, ऐसा को कर सकता है वो बंद किया होगा, कोई वो एडिट कर दूंगा, हैं? एडिट कर दूंगा। खुल जाएगी ये 2-4 करो इसमें। जी जी सर। अच्छा ये मुझे कार्ड में से दे दो, चाहिए आपको? मैं रख लेता हूँ। नहीं अच्छा फोटो लो, या मेरे पास बचा ही एक ही है। ऐसा कोई नहीं, आप रख लीजिए। हाँ इसमें फोटो ले लो ना। फोटो कर देता हूँ। हाँ तो ये जो है सारा, ये इसको आप इसमें डालते हो यूट्यूब